ओके, तो मेंटेनेंस में क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल उनको अभी अपना ओएस अपग्रेड करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो किसी ना किसी ओएस के ऊपर डेटाबेस को डाल रहे हैं, डेटाबेस का कुछ वर्नेबिलिटी आ जाता है तो उसका सिक्योरिटी पैच आ जाता है, उनको अपग्रेड करना है। क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपकी नहीं है, दिस इज कॉल्ड द फुल्ली मैनेज डेटाबेस, जो एडब्ल्यूएस मैनेज करता है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको उनको कोई टाइम देना पड़ेगा कि ओके इस टाइम पे आप अगर कोई मेंटेनेंस वर्क हो तो आप इस टाइम पे करोगे। तो मैं उनको देता हूँ कि ठीक है आप सैटरडे नाइट 3 बजे सुबह इसको मेंटेनेंस, आधे घंटे की मेंटेनेंस टाइम आपको देता हूँ। शिट। ओके, इट्स ओके। यस, वो हाथ लग गया लेकिन। सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट। ओके, आई थिंक इट इज बाय मिस्टेक। ओके, कुछ खराब हो गया लेकिन ठीक है, लेट मी क्रिएट इट अगेन। तो मैं इसको माई एसक्यूएल को दोबारा क्रिएट करता हूँ। और ये क्या आना शुरू हो गया, रेट एक्सीडेड। क्रिएट डेटाबेस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं क्यों। ये पुराना फ्लो था लेकिन ठीक है, लेट मी कम ऑन टू द न्यू फ्लो। एक बार दोबारा देखते हैं। ओके, हम लोग कहाँ पे थे, नीचे मेंटेनेंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, राइट। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, और ये लास्ट पॉइंट था मेरे ख्याल में, मेंटेनेंस। यस, तो इसमें आप एक मेंटेनेंस सेलेक्ट करते हो और बता देते हो। फिर ये लास्ट होता है डिलीट प्रोटेक्शन। ये हम इसलिए देते हैं कि कोई गलती से डेटाबेस को डिलीट ना कर दे। होता क्या है जनरली कि अगर आपका डेटाबेस है, ठीक है, और एक सेम नाम का डेटाबेस डेव में है, तो जनरली क्या होता है कि नाम कई बार सिमिलर होता है। जैसे मेरी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो मैंने एक्स वाई जेड डॉट, मेरा डेटा सेंटर है नॉर्थ वर्जीनिया, मैंने दे दिया एनवी हाइफन प्रोड, प्रोडक्शन, और दूसरे में दे दिया पीछे एक्स वाई जेड हाइफन एनवी हाइफन डेव। अभी गलती से क्या हो जाता है कि एक बार किसी को बोलो कि डेवलपमेंट वाला डेटाबेस डिलीट कर दो, और वो गलती से प्रोडक्शन का डिलीट कर दे, तो पूरा डेटाबेस डिलीट हो सकता है। अगर ये प्रोटेक्शन अनेबल्ड है तो ही कांट डिलीट दैट अनटिल ये ऑप्शन को अनसेलेक्ट नहीं करेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि आप बोलोगे कि अनसेलेक्ट तो वो तब भी कर सकता है अगर उसके पास एक्सेस है, तो वो आप मैनेज भी कर सकते हो। सेकंड थिंग, डिलीट का एक्सेस बहुत कम लोगों के पास होना चाहिए। थर्ड और लास्ट, आपको ये पता होगा कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो और डेटाबेस बोलता है आई यू कांट डिलीट मी, क्योंकि ये प्रोटेक्शन इनेबल है, तो लोग समझ आते हैं ये प्रोडक्शन डेटाबेस है, ठीक है। और इट इज जस्ट लाइक टू ह्यूमन एरर ना हो, गलती से डिलीट ना हो जाए, तो ऐसा होता है। कई बार आपने कोड में लिखा होता है इस डेटा को आप सी एल आई से यूज करें और सी एल आई इमीडिएटली डिलीट कर दे।
तो उस कंडीशंस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग फ्री टियर यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम प्रोडक्शन नहीं, फ्री टियर यूज करें। फ्री टियर जैसे यूज करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शन डिसेबल हो जाती हैं, जो मैंने, जैसे मल्टी क्लस्टर नहीं बनेगा, ये सिंगल डेटाबेस क्लस्टर बनेगा। अभी डेटाबेस का नाम बने, मैंने देता हूँ माई डीबी, यूजर नेम एडमिन ही रहेगा, पासवर्ड देता हूँ admin123, admin123। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट T2 माइक्रो आ जाएगा, तो ये फ्री है T2 माइक्रो। 20 GB तक डेटाबेस फ्री है, अगर आप इसको बढ़ाओगे तभी चार्जेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऑटो स्केलिंग मैंने 100 GB लगा दी, इट्स फाइन, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने सबनेट आप कोई भी रख सकते हो, पब्लिकली एक्सेसिबल करना है तो यस कर दो आप, देन इट विल बी पब्लिकली एक्सेसिबल। तो सिक्योरिटी ग्रुप का क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये जो डेटाबेस है वो 3306 पोर्ट पे होगा। ठीक है, अगर आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे न्यू वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप नेम दे दो, कौन सा आप देना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो। नहीं तो आप एग्जिस्टिंग वाला वो दे दो, जैसे मैं XISG दे देता हूँ जिसमें सारी पोर्ट्स ओपन है, लेकिन आपके लिए मेजर ये पोर्ट ओपन करनी है 3306। ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होगा जो हमने अभी देखा था। इसके मैं चाहता हूं कि इनिशियल डेटाबेस नेम, माय न्यू डीबी, ये बैकअप अनेबल बैकअप भी करता हूँ, 7 दिन के लिए बैकअप होगा, कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहा। मॉनिटरिंग में अनेबल करता हूँ एवरी 60 सेकेंड्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ये सारे लॉग्स मैं चाहता हूँ जनरेट हो, ये मेरे क्लाउड वॉच में ये सारे लॉग्स चले जाएंगे। मेंटेनेंस विंडो इट्स फाइन, तो वो मंडे किसी टाइम भी वो 12 o'clock ले सकते हैं। डिलीशन प्रोटेक्शन में डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्री टियर अप टू 12 months है, 750 आवर्स में ही ये डिटेक्ट होगा, और ये 20 GB आपके SSD डिस्क को यूज करेगा। ठीक है, जो बैकअप होगा वो आपका डीबी स्नैपशॉट होगा। स्नैपशॉट हमेशा 1 GB फ्री होता है, लेकिन ठीक है, अब हम बैकअप एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं होगा हमारा। तो क्रिएट डेटाबेस, तो आप जस्ट डेटाबेस अभी क्रिएट करते हो। तो आप देखोगे कि डेटाबेस इज स्टार्टिंग क्रिएटिंग। ओके, मीन टाइम हम लोग जब तक ये क्रिएट होगा, हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास मेजरली डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस है, की वैल्यू डेटाबेस है, और इन मेमोरी डेटाबेस है, जो हम वन बाय वन कवर अप करेंगे। तो आरडीएस में क्या होता है, इट इज फुली मैनेज्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बैकअप, सॉफ्टवेयर पैचिंग, कुछ फेलियर हो जाए, जो भी ऐसे टास्क है वो सारे कौन मैनेज करता है, वो ईडब्ल्यूएस मैनेज करता है, नॉट यू। ठीक है, जो इसका सीपीयू मेमोरी आप देख सकते थे कि हमने सिलेक्ट किया, स्टोरेज हम अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं, आईओप्स हम अलग से सिलेक्ट कर सकते हैं हमें कितनी चाहिए। ठीक है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ आरडीएस। और उसके बाद ये 6 डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, अरोरा, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मारियाडीबी, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मल्टी एजी में क्या होता है कि एक मास्टर स्लेव बन जाता है। तो आपका जैसे हमने ये देखा था, तो ये हमारा डेटाबेस मास्टर बन जाएगा, और ये बन जाएगा स्लेव। तो सारा डेटा इससे इससे ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे आपका मास्टर डेटाबेस को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला डेटाबेस एक्टिवेट हो जाएगा इमीडिएटली। तो ऐसे वर्क होता है। ठीक है, तो इसके कई फायदे हैं मल्टी एजी बनाने के। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप बैकअप हो रहा है तो आप यहाँ से बैकअप कर सकते हो, आपको मास्टर डेटाबेस से बैकअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सेम टाइम पे बैकअप करते हो, सेम टाइम पे रीड राइट हो रहा है, तो इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो आप इसी से अपना बैकअप ले सकते हो सारा। ठीक है, कोई स्पाइक नहीं आता ड्यूरिंग बैकअप्स। अगर कोई पर्टिकुलर रिडंडेंसी रहेगी, एलिमिनेशन ऑफ आईओ फ्रीज रहेगा इसमें, तो ये बेनिफिट आपको रहेंगे। अभी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आरडीएस? आरडीएस के डेफिनेटली इनके पास आप बहुत सारे, अभी तो इन्होंने ये स्लाइड्स तो पुरानी है, अभी नए में तो बहुत ज्यादा 1 TB तक आपको रैम मिल जाती है इनके आरडीएस इंस्टेंसेस पे। इट्स वेरी हाईली हाई अवेलेबिलिटी रहता है एचए में, क्योंकि आप मल्टी एजी सेलेक्ट कर सकते हो।
सिक्योरिटी के लिए इसके पास आपके पास दो चीजें हैं। यू कैन टेक encrypted all the database, you have the security group as well, ठीक है। और फिर आप जो भी बैकअप भी लेते हो, अगर एनक्रिप्टेड डेटाबेस रहेगा तो उसका बैकअप भी एनक्रिप्टेड ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको आप बैकअप और रीस्टोर भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो एक बैकअप भी लेता है। जितने दिन आप सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल 7 डेज का लेता है तो वो बैकअप लेता रहता है उसका। और ये उसके अलावा आप यूजर इनिशिएटेड बैकअप भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने रात को 1 बजे बैकअप लिया, आज शाम को 7 बजे कुछ हमने अपग्रेड करना है, कुछ करना है, ठीक है। तो आप 7 बजे अपना खुद का मैनुअल बैकअप भी ले सकते हो, क्योंकि आप ऑटोमेटिक बैकअप तो कल रात को हुआ था। अभी आपने आज काम करना है 10 बजे रात को, ठीक है, और बैकअप होगा सुबह 1 बजे, तो आप उससे पहले एक मैनुअल बैकअप भी ले सकते हो, ठीक है। जो ऑटोमेटिक बैकअप होते हैं वो अपने आप डिलीट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, 7 डेज के बाद। बट जो मैनुअल बैकअप होगा वो अपने आप डिलीट नहीं होता, वो आपको खुद करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स, तो AWS में जो भी टास्क रहते हैं वो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी माइनर वर्जन हो तो वो लोग अपग्रेड करते रहते हैं और मेंटेन करते रहते हैं, वो कभी भी मेजर अपग्रेड नहीं करते, क्योंकि उनको नहीं पता आपकी एप्लीकेशन उसको सपोर्ट करती है या नहीं। फॉर एग्जांपल अभी माई एसक्यूएल का डेटाबेस है 8 डॉट समथिंग, कल को 9 वर्जन आ जाए तो ये क्या ये लोग 9 कर देंगे? नहीं, वो मेजर वर्जन को कभी अपग्रेड नहीं करते, वो सिर्फ सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज उन चीज के लिए ज्यादा कॉशियस होते हैं, ठीक है। रीड रेप्लिका हम इसके बाद स्टडी करते हैं, और पहले हम देख लें इसका, ये अभी भी क्रिएटिंग स्टेटमेंट। लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? फिर हम बात करते हैं। स्टेटस अभी ये लॉग्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एनीवन? ओके, वी कैन टेक ए, जब तक ये क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। आप भी चाय कॉफी ले लो। तो मीन टाइम इट विल बी गेट रेडी एंड देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट, और मैं इसको दिखाऊंगा कैसे यूज कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? अगेन, वॉइस इज क्लियर? Okay, so now let me check if instance is created. I'm going to refresh. See here, it is available state now. So now database identifier name is MySQL, MyDB. So click over here. What you can see now, you can, this is the endpoint. So if you want to connect this database, this is the endpoint you have to use. This is the port. Okay, if you want to try, just copy this, and I can try from my CLI as well, but you should have the MySQL client on your laptop from wherever you are trying. So MySQL hyphen h is the host name where it is, hyphen user हमने admin दिया था, और hyphen p password, वो password पूछेगा admin 123। तो wait, अभी वो चेक करेगा कि it will able to connect or not। अगर we have to sometimes problem is your security group, अगर 3306 पोर्ट ओपन नहीं है। मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज किया था अपनी तरफ से कि उसमें सारा पोर्ट्स अनेबल रहेंगे
इनकमिंग में लेट मी ट्राई ऑल ट्रैफिक इज enabled, सो लेट मी चेक, यस इट इज वर्किंग फाइन। सी देखो, ये डेटाबेस अगर मैं शो डेटाबेसेस करता हूँ, शो डेटाबेसेस, तो आप सारे डेटाबेसेस को यहाँ पे देख सकते हो। जो मैंने डेटाबेस बनाया था माई न्यू डीबी, वो नाम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यह इसी इंस्टेंस में और डेटाबेस भी अपने बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका एक ही डेटाबेस चलेगा, आप और भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर इंस्टेंस एक रहेगा, उसमें डेटाबेस कई हो सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करने के भी कई तरीके हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन में डेफिनेटली इसको यूज करना है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में इस लिंक को यूज करना है। ठीक है, तो मेरे पास स्क्रिप्ट भी है, अगर आपको यूज करना है तो आप किसी को एक डमी एप्लीकेशन बना लें, और डमी एप्लीकेशन में सिर्फ इस नाम को यूज करेंगे। ठीक है, जो इस नाम को यूज करेंगे और इट विल वर्क। ठीक है, तो उसका अनदर वे मैं आपको क्विकली दिखा सकता हूँ। जैसे मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। है कोई ऑलरेडी? नहीं है। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सो दैट यू शुड नो अबाउट दैट। होल्ड करो। ओके, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं पहले तो इस फाइल को एक स्क्रिप्ट रन करने जा रहा हूँ, जिसमें सिंपल है कि एक मेरी कॉन्फ़िगरेशन, एक स्क्रिप्ट रन करूंगा ऑन द, मैं इसमें ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो में, इजीली हो जाएगा। ये है। तो इस स्क्रिप्ट में क्या है कि मैं इस सिस्टम के ऊपर PHP और HTTPD इंस्टॉल करूंगा, और उसमें वेब सर्वर को ऑन करूंगा। उसके अंदर एक फाइल जाएगी index.php, मतलब एक PHP की एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ इन सभी को, और यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे एक चीज का मुझे देना है उससे पहले, sudo sudo हाइफन आई, ताकि उसको sudo एक्सेस मिल जाए। उसके बाद ये सब कुछ इंस्टॉल करे, फिर वो वेब सर्वर को स्टार्ट कर दे, और ये चाहे एक PHP की एप्लीकेशन भी रेडी हो जाए। लेट्स ट्राई। स्टोरेज नेम ऐप सर्वर, सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं इसको सिक्योरिटी ग्रुप दे देता हूँ XISG। इसमें सारी पोर्ट्स ओपन है। लॉन्च करता हूँ। लॉन्च में मेरे यूज करता हूँ माई कीज एंड लॉन्च इट। ओके, तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट ऑलमोस्ट हो गया, डन। तो इसके पब्लिक आईपी को आप ओपन करके देखिए ब्राउजर पे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्क्रिप्ट रन हुई या नहीं हुई। अगर तो PHP पेज आता है तो इट मींस इट विल वर्क। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता तो माइट बी, ये क्या आ गया? 116.23।
ओके, ये PHP वर्जन मेरा इंस्टॉल हो गया था, इट मींस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ये तो जस्ट मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बना दी, और बहुत बेसिक है, मैंने कुछ नहीं बनाया, एक PHP का मैंने डिफॉल्ट पेज इस पे डाल दिया, दैट्स ऑल। उसमें मैंने, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये जो PHP का पेज है, ये यहाँ पे इतने से इस index.html डाल दिया, इसलिए ये आ गया। अभी दूसरी फाइल है मेरे पास जो मेजर है, connect.php। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या है ये देखो। इसमें क्या है, जब आप इस पे लॉगिन करोगे, तो मैंने क्या किया, इसमें एडमिन है, ये देखो एडमिन, एक यूजर नेम दिया है, एक पासवर्ड दिया है, admin123। यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे। तो इसको मैं डिलीट करके नया डेटाबेस का नाम दे देता हूँ जो मेरा है। तो मैं अपने RDS पे जाओ और यहाँ से इसको कॉपी करो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका नाम, और यहाँ पे वो नाम दे दिया। अभी डेटाबेस का नेम क्या है, माई डीबी, और माई न्यू डीबी एक्चुअली मैंने दिया था। और ये इसके साथ कनेक्ट करेगा। ये देखो, ये एक कमांड है, $DB handle। ये क्या करेगा, इसका, ये तो मैंने सिर्फ नाम दिया है इसके अंदर स्टोर करने के लिए वेरिएबल। तो इंटरनली क्या करेगा, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, ये कनेक्ट करने का कोशिश करेगा, किसको, होस्ट नेम, ये यूजर नेम यूज करेगा, यहाँ से एडमिन 123 पासवर्ड यूज करेगा, ये होस्ट नेम यूज करेगा। अगर तो ये कनेक्ट होता है तो आ जाएगा, नहीं होता तो अनएबल टू कनेक्ट। अगर ये वर्क हो जाता है तो नीचे आ जाएगा कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल। तो ये सिंपल स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाई है कि आप टेस्ट कर सकते हो तुम्हारा कनेक्शन वर्क है या नहीं है। तो आप अपने EC2 इंस्टेंस में आइए, चाहे आप सीधा यहीं पे कनेक्ट कर लीजिए EC2 इंस्टेंस, अगर ब्राउजर बेस्ड भी हो रहा है तो यहाँ पे भी आप कनेक्ट करके क्लिक करो। देखो, इफ ब्राउजर बेस्ड इज आल्सो वर्किंग इज फाइन। हाँ, चल रहा है। तो आई कैन मूव एज ए sudo, मैं यहाँ vi करता हूँ, connect डॉट php इंसर्ट। तो अब ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी। वैसे तो इसको सीधे मैं वहीं पे रख सकता, connect डॉट php को where www.html में कॉपी कर दो। अभी मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे आओ, यहाँ पे मैंने अपना IP दिया था और ये चला था, इसके पीछे /connect.php लिख देता हूँ। एक बार परमिशन भी देख लूँ। लेट मी चेंज द ब्राउजर। पता नहीं ये वार्निंग क्यों आनी शुरू हो गई है। शो डिटेल्स, विजिट अनसेफ साइट।
रीस्टार्ट हो रहा है, जस्ट वेट ए सेकेंड। तो ये तो एक वेब सर्वर इशू है, तो इट्स ओके। मैं ओके, रीस्टार्ट हो गया। लेट्स ट्राई वंस अगेन। cd var www html get connect.php जस्ट एक बार देख लें कुछ। ये रन ही नहीं हो रहा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो ये डबल स्लैश यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे था, ये सारी जगह कैसे आ गया, आई डोंट नो। इसीलिए रन नहीं हो रहा कुछ भी। डबल स्लैश का मतलब आ जाता है ये सारा कमेंट है, तो ये कमेंट सिर्फ एक ही लाइन पे था। लेट मी ट्राई नाउ। अभी ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, अनएबल टू कनेक्ट आ गया। तो देर इज सम प्रॉब्लम, अनएबल टू कनेक्ट टू द माई एसक्यूएल। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिन एडमिन 123। एक मिनट, मैं अपने ब्राउजर पे दोबारा इस फाइल को खोलता हूँ, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एडमिन यूजर नेम इज एडमिन एडमिन 123, नेम ऑफ डेटाबेस दिस। एक बार डेटाबेस का नेम चेक कर लीजिए, वन एबल टू कनेक्ट आ रहा है तो। ओके, एक मिनट। लेट्स चेंज विद द माई डीबी। उस इंस्टेंस का एक बार लेट मी चेक इट। रिफ्रेश। मैंने कुछ, लेट मी चेक इफ आई डिड सम मिस्टेक। हाइफन एच, admin, I'm just checking the name if there is any name by mistake.
Mm. Just a second, let me check what could be the issue to connect this application. Okay, I will check this one later because might be there is some small mistake which just hold a second. Let me check if I go to configuration. Okay, now this I will check. So might be a small mistake, but it will take some time. It will take time. So I think somewhere might be there if there is in this script, if small changes is there, it can be a create a problem for me. So leave this part. Only thing is wherever the application is there, so you have to use that this particular link, and in that link it will used. Okay. Now let me explain you about the database a little bit more. Okay, in database you can see here the connectivity. Okay, so this is the name which you can see here. So this is in the name of your database. This is the availability zone, and these are the subnets where it is accessible. These are the security groups, your database instance name. Now you can check the monitoring. So all your components of your database, it can be monitored here. You can see number of database connections, how many connections are there. Only one connection is right now. CPU utilization, you can see free storage, how much it is available, IOPS, read IOPS, write IOPS, free memory, everything it will come here. Now logs, you can see logs and events, it will be stored into the CloudWatch. So how you can see there? So these are the messages, the locations where you can see. So if you go to the CloudWatch, for example, let me go to
CloudWatch. So come on the log groups. So you will see a new log group is just now created. Let me show you when it is about MyDB error. So when it is created, let me check MyDB, this one, click over here. This is the today's date, see here. So in this is your instance name, MyDB. So all the logs will be generated here. If you want to see here, you can see what is the problem or anything you want to know. You can come here and check that. Okay. So that way, if the error message you want to see, you have to come over here. Okay, in the CloudWatch. Now, next you can see the configuration. Okay, here you can see all the configuration. Where is the logs are there? What is the size, availability, the name, classes, everything you can see in the configuration here. If you want to make any change, you can modify it. You go to the in the modify, and if you want to change the CPU, memory, or anything else, you can come over here, modify the database, and make it done. It will take some time when you are modifying it. Okay, so but yes, you can do it. Okay. Then last option is here maintenance tag, so that you can showcase means what time it will start the backup. Now if you go and left hand side, see the automated backup. So automatic backup, one backup already taken now. So how many it will retain? 7 backups. So it took the backup as soon as you will start the database. Okay, snapshots are the when you take the manual backup. There is no manual backup. So how you can take the manual backup? Go to your database and action. Okay, so take snapshot. So once you take the snapshot, this is the backup which you will take manually. So you just take the snapshot and it will take the backup right now. Okay, other than automatic backup. If even you delete this database, manual backup will not delete. So be careful. Okay, so when you're creating, there is another option is read replica. So what is the read replica? Read replica is like a read only database you are creating from here. So what is the benefit of that? There is a database. Now this database you are creating, okay, from the master, one more database that is called the read replica. Read replica. So this read replica is of your this database. Now, what is the benefit of read replicas? You can create 5 read replicas from your database. 5 such read replicas. Now your application is there. Application. Okay. So your app, when it is need only to fetch some information, you can forward this request to here in the read replica. Read replica is like a new database, but this is read only. So whenever the read request you want, so you will send it here. So it will save, okay, your performance of your master database. So whenever you from your application you want to write something into the database, for example you want to write here, so that particular time you will use the master database for the write request. For all the read requests you can send it here. So for example your application more and more it is read request. For example it's a music sites or it is video site or some other where more and more read is happening, so you can send that request to these databases like here, like here. Okay, so from one database you can create the multiple read replicas. Now let me show you how you can create it. So you have to just give the name. Okay, so read replica, it is multi-AZ, no, all other things will be, most of the things will be remain same. You have to just click on to the create
read replica. As soon as you will create it, okay, you can try that and you will get a new database name, like same, like this. Now in your application, you will mention when it is, you will write, you have to use this database, okay, or when you have to read, you have to give the new database name, which is for coming for the read, okay, read replica. That is the only difference which you have to take care during the creation. Okay, so read replica is depend upon the which instance you are using. So it will depends upon, like for example, PostgreSQL or MySQL or MariaDB or Oracle. It depends upon what they are supporting. It's not the feature of like it's not the feature of AWS. It's the feature of the database engine. Okay, for example, in PostgreSQL, you can't read replica can't be writable later on, but in MySQL it's very much read replica can be become the writable. In Oracle, read replica can be made writable. Okay, so it depends upon, so read replica cannot which database engine you are using. Okay, automatic backup also the same way, so it can be performed automatic, cannot be performed on PostgreSQL read replicas, but automatic backup can be performed on MariaDB. So it depends upon which type of database you are using, okay, database engine. So based on that, it will work. Okay, so we will stop here till now, and from here we will start tomorrow, okay, about the reserve instances.